Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh Nini. You are watching Electrostatics lecture number 9, permittivity and relative permittivity. इसके पहले बेटा हमने ऑलरेडी 8 लेक्चर कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया हुआ है तो उन सारे लेक्चर्स का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर उसको बेटा देख सकते हैं। चलो बेटा हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में थोड़ी सी बात की हुई थी और हमने ये भी कहा था कि हम इसके लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाएंगे और उसमें ही इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा परमिटिविटी क्या होता है। उसके पहले ये जानिए कि परमिटिविटी किसका होता है। तो बेटा परमिटिविटी किसी मीडियम का होता है। किसका होता है? किसी मीडियम का होता है। ओके, एक बात तो समझ में आ गई कि परमिटिविटी हमेशा किसी मीडियम का ही होता है, किसी चार्ज का नहीं होता। नहीं, परमिटिविटी किसी मीडियम का होता है। ओके, क्या होता है? तो परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस विच अफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम। यानी बेटा 2 पॉइंट चार्जेस के बीच किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जो इनके बीच लगने वाले फोर्स को अफेक्ट करती है। ओके, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी बात किया था। तो एक बार बेटा हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि परमिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स of a medium between 2 point charges बेटा हम स्टैटिक की ही बात कर रहे हैं, तो आप अभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ही अभी डिस्कस कर रहे हैं। 2 point charges which affects the electrostatic force between them. Electrostatic force between them. ओके बेटा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 चार्जेस विच अफेक्ट्स द फोर्स बिटवीन देम, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। ओके, तो पहली बात बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी किसी एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है और ये 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को अफेक्ट करती है। अगर बेटा हम बात करें फॉर फ्री स्पेस, बेटा फ्री स्पेस को हम वैक्यूम भी बोलते हैं, तो ये आप थोड़ा सा लर्न कर लो, बार बार हम इसको नहीं लिखेंगे। और एयर, इसकी बेटा वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट। इसको हम सिंबल एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं इट इज डिनोटेड बाई एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन। ओके बेटा, ये एक ग्रीक लेटर है, थोड़ा आपको इसको याद कर लेना इस वर्ड को। एंड फॉर फ्री स्पेस बेटा हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे, तो इसको रीड करेंगे एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड इसकी बेटा एक और वैल्यू हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया हुआ था ये सारी चीज़ें, विच इज इक्वल टू द 10⁻⁹ अपॉन 36 पाई। तो बेटा दोनों वैल्यू है, जो हमें सूटेबल लगेगा वही हम न्यूमेरिकल में यूज कर लेंगे। ओके, अब बात आती है कि सर इसके 2 टाइप्स के बारे में भी अपने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा रिफर किया हुआ था। तो बेटा बिल्कुल इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, दूसरा होता है बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। तो फटाफट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम वहाँ चलते हैं।
ओके बेटा, जब बेटा हम किसी मीडियम की परमिटिविटी निकालते हैं, किसी एक सिंगल मीडियम की, उसकी परमिटिविटी की वैल्यू निकालते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है सर? बेटा जब भी हम किसी मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं या फ्री स्पेस की परमिटिविटी के कंपैरिजन में निकालते हैं, तो हम उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जैसा कि आपने एक क्लास 8, 9, 10 में भी पढ़ा होगा एक टर्म रिलेटिव डेंसिटी। तो जब भी हम किसी मटेरियल की डेंसिटी का कंपेयर वाटर की डेंसिटी से करते हैं, तो जो वैल्यू आती है उसी को हम क्या कहते थे बेटा? रिलेटिव डेंसिटी। ऐसे यहाँ पे भी है, जब भी हम किसी मीडियम की परमिटिविटी का कंपैरिजन फ्री स्पेस के परमिटिविटी से करते हैं, तो हम उस जो वैल्यू आएगी बेटा उसी को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। फिलहाल बेटा आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी है तो उसको हम एप्सिलॉन एम से डिनोट करते हैं। अगर बेटा फ्री स्पेस की परमिटिविटी है तो एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करेंगे। अगर बेटा रिलेटिव परमिटिविटी होगा तो उसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करेंगे। तो पहली बात कि ये एप्सिलॉन आर होता कितना है? तो आंसर है किसी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस की परमिटिविटी। और अगर बेटा ध्यान से देखेंगे तो ये एप्सिलॉन आर क्या बता रहा है? तो आंसर है एप्सिलॉन आर बस सिर्फ इतना एक चीज़ बता रहा है कि इस जो मीडियम की परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कितना टाइम्स बड़ा है। बेटा ये कभी भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये वैल्यू एप्सिलॉन की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए मिनिमम होता है, बाकी किसी अदर मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू फ्री स्पेस के परमिटिविटी से ज़्यादा ही होगा। ओके, तो हमेशा ये वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 आने वाली है। इस पे हमने एक MCQ भी बनाया हुआ है, तो बहुत जल्द हम आपका प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि संडे से ही हम संडे को हम लाइव सेशन करके उसको डिस्कस करें। ओके, तो बेटा द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। यहाँ पे बेटा डेफिनेशन लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ permittivity of free space of a medium to permittivity of free space is known as relative permittivity of that medium। मीडियम। ओके बेटा, तो रिलेटिव परमिटिविटी की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी परमिटिविटी था? तो बेटा देखो, हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है और उसकी वैल्यू याद करना हमारे लिए टफ है। तो अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हम इजीली बता सकते हैं कि उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी। मीन्स अगर हमारे पास किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी पता है तो हम उस मीडियम की परमिटिविटी भी बता सकते हैं। यहाँ से अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ओके बेटा, अगर बेटा किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 5 है तो इसका ये मतलब है कि उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम के या कहिए फ्री स्पेस की परमिटिविटी से 5 टाइम्स ग्रेटर है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो 81 होती है। इसका मतलब है कि जो वाटर की परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी से 81 टाइम्स ग्रेटर है, 81 टाइम्स बड़ा है। ओके, तो एक फ़ायदा और है बेटा कि इस रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। तो बेटा अगर इसकी कोई यूनिट नहीं होगी
तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती। कई बार एमसीक्यू में आता है व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी। एक बात बेटा और आपको जानने की जरूरत है कि इस रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है। बेटा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग होता है, जिसको हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। मैं यहाँ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कह रहा हूँ। तो इसमें हमने देखा कि जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है। तो हम जिसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम उसको लिख लें कि इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, ओके, which is denoted by कैपिटल के। अब बेटा आपको समझ में आया होगा कि हमने कूलम कांस्टेंट को क्यों के नहीं लिया। बहुत सारे बुक में ऑलरेडी कूलम कांस्टेंट को के से डिनोट किया हुआ है, हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा यही डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टर्म है जिसको हम के से डिनोट करते हैं। तो आप शुरू में तो आपको जब मैं बताता याद रहता, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर आप भूल जाते। फिर अगर आपको कोई पूछता कि के की वैल्यू कितनी है तो आप तुरंत कंफ्यूज हो जाते कि हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बताएं या हम कूलम कांस्टेंट की वैल्यू बताएं। इसीलिए आप थोड़ा सा अपने आपको प्रिपेयर कर लो कि हम कूलम कांस्टेंट को सी से डिनोट करेंगे एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से डिनोट करेंगे। ओके, देन दैट इज K इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट बेटा ये यहाँ पे डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, तो मिलेगा आपको एप्सिलॉन 1 इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमें रिलेशन मिल गया परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, व्हाट इज K? K इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और which is equal to the relative permittivity of that medium। बेटा यहाँ से हम कूलम्स लॉ का एक नया फॉर्मेट लिख सकते हैं। Hence F इक्वल टू एफ m फॉर मीडियम इक्वल टू 1 अपॉन, याद करो बेटा 4 पाई एप्सिलॉन m था, मैं लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, एप्सिलॉन 1 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो बेटा अब यहाँ पे हम एप्सिलॉन m को क्या लिख सकते हैं? k इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट इंटू के, बेटा बहुत बार हम यही यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट के, तो दोनों फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये बेटा किसी मीडियम के लिए फॉर्मूला हो गया। सर फ्री स्पेस के लिए भी बता दीजिए, तो बेटा फॉर फ्री स्पेस बेटा इस k की वैल्यू 1 होती है, और इसको बेटा लर्न कर लो, k की वैल्यू 1 होती है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? फ्री स्पेस के लिए नॉट लगाएंगे, k की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसको बेटा हमने लास्ट लेक्चर में भी डिराइव किया हुआ था। एक बात और याद रखना बेटा, फॉर मेटल k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि मैं पिछले साल एक मेरा एग्जामिनर की ड्यूटी लगा था, एज ए प्रैक्टिकल एग्जामिनर मैं कहीं गया हुआ था। ऑफ कोर्स वहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छे थे, सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहे थे। तो एक कहावत है ना बेटा कि अगर टीचर चाहे तो फिर आपको बजा ही सकता है, आप कितना भी प्रिपेयर करके आओ वो आपको किसी न किसी क्वेश्चन में स्टिक ही कर देगा। तो बेटा मैंने सभी बच्चों से एक ही क्वेश्चन पूछा था, मतलब और सारे क्वेश्चन पूछे, लास्ट में उनसे एक क्वेश्चन पूछे, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने उसका आंसर दिया हुआ था, और वो क्वेश्चन इसी टॉपिक से था। ठीक है, जैसा कि कहते हैं ना बेटा कि अगर टीचर चाहे कि आपको फुल मार्क्स मिले तो वो पूछेगा कि बताओ आपके मामा जी का नाम क्या है। हाँ,
अगर वो चाहे कि आपको एक भी मार्क्स ना मिले तो वो पूछ लेगा बताओ मेरे मामा जी का नाम क्या है, ठीक है। तो वो सब जो प्रैक्टिकल में वाइवा वगैरह होते हैं उसके जो वो तो आपके टीचर के ही ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना भी प्रिपेयर करके आओ। हालांकि प्रिपरेशन करना चाहिए क्योंकि वो जस्ट कुछ दिन बाद बोर्ड ही होता है, तो बेटा वो टीचर के ऊपर है, आप कितना भी पढ़ लो। अगर आपका टीचर आपका एग्जामिनर चाह जाए तो आप उससे बच नहीं पाओगे, ओके। तो वो क्वेश्चन क्या था, तो बेटा हमने क्वेश्चन पूछा हुआ था व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन ए मेटेलिक मीडियम, ओके। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन ए मेटेलिक मीडियम। तो लगभग सभी बच्चों ने उसका आंसर नहीं दे पाया, तो मैं यहाँ पे उसको कर लेता हूँ फॉर मेटल, ताकि आप बेटा कभी इसमें इस क्वेश्चन में ना आज के रुक जाओ। के की वैल्यू बेटा होती है इनफाइनाइट, कितना होता है बेटा इनफाइनाइट, और जैसे ही बेटा आप के की वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट रखोगे तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 0। यानी फॉर मेटेलिक मीडियम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस separated by a distance is always equal to 0। सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके। एक क्वेश्चन और बहुत फेवरेट है मेरा, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। हालांकि हम प्रैक्टिस पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर करेंगे। एंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड 1 ESU। व्हाट इज ESU? ESU is the CGS unit of charge which is also known as stat coulomb, okay। तो question is that what is the electrostatic force between 2 point charges having magnitude 1 ESU and separated by a small distance of 1 meter और separated by a distance of 1 meter। तो बेटा आज का लेक्चर आपका यहीं पे एंड होता है। अगर आपको आंसर मिल जाए तो आप आंसर को ज़रूर कमेंट में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।